नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का समय था। नागपुर की रहने वाली मेहरुन्निसा मोबिन खान अपनी बेटी सना खान को लगातार फोन मिलाए जा रही थी। बार बार उसका मोबाइल कभी नॉट रीचेबल तो कभी नेटवर्क नहीं मिलने का संकेत दे रहा था। उन्होंने उसके दूसरे नंबर को लगाया, उस पर भी उसी तरह की आवाज आई। पहले नंबर को फिर से मिलाया। कुछ देर टोंटों की आवाज आने के बाद फिर से वही कनेक्टिविटी नहीं होने का रिकॉर्डेड मैसेज मराठी भाषा में आने लगा। मेहरुन्निसा ने एक बार फिर नंबर को मिलाया, वहां से भी वही नेटवर्क नहीं होने की आवाज आई। यह सब करते करते करीब 15 मिनट बीत चुके थे। उन्हें चिंता होने लगी थी। माथे पर चिंता की लकीरें खिंच आई थीं। हालांकि सना खान कोई किशोरी लड़की नहीं, बल्कि 34 साल की खूबसूरत युवती और एक बच्चे की मां थी। वह मां की तरह ही राजनीति में पैठ रखती थी। फर्क इतना था कि उसे बीजेपी की विचारधारा पसंद थी, जबकि मां मेहरुन्निसा मोबिन खान शुरू से ही कांग्रेस की एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से जुड़ी हैं और नागपुर के गोरले लेआउट क्षेत्र के अवस्थी नगर में रहती हैं। अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दमखम पर ही सना बहुत जल्द ही पूर्वी महाराष्ट्र शहर में भाजपा अल्पसंख्यक सेल की पदाधिकारी बना दी गई थी। उसकी प्रदेश भाजपा के बड़े पदाधिकारियों से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक से अच्छी जान पहचान थी। जनसभाओं में उनके साथ मंच साझा करती थी। मां के लिए चिंता की बात इसी को लेकर थी कि उसे जितने चाहने वाले थे उतने ही उससे इश्रिया करने वाले भी थे। 34 वर्षीय सना ने 24 अप्रैल 2023 को 37 वर्षीय अमित साहू उर्फ पप्पू से जबलपुर में शादी की थी। बिजनेसमैन साहू लगभग 4 साल पहले अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए थे, जबकि सना भी अपने पहले पति से अलग होकर अपनी मां के साथ रह रही थी। साथ में रहने वाला 13 साल का बेटा अल्तमश नागपुर के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। इस कारण सना का नागपुर और जबलपुर आना जाना लगा रहता था। यह कहें कि उसका एक पैर नागपुर में होता था तो दूसरा पैर जबलपुर में रहता था। वह अपनी मां के घर नागपुर और पति के घर जबलपुर अक्सर अकेली आती जाती थी। सना 1 अगस्त की आधी रात को एक प्राइवेट बस से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी। उसका जबलपुर जाना अचानक हुआ था। अगली सुबह उसने मां को फोन किया था। अच्छी तरह जबलपुर पहुंचने की सूचना दे दी थी। उसने बताया था कि रास्ते में उसे कोई परेशानी नहीं हुई और उसे कोई थकावट भी महसूस नहीं हो रही है। इस पर मां ने समझाते हुए उसे एक बार फिर वही बात दोहराई थी जो उसने घर से निकलते वक्त बोली थी, गुस्सा मत करना, शांति से बातचीत करना, बहस नहीं करना। जवाब में सना ने हामी भरी थी और विश्वास दिलाया था, अम्मी जैसा तुम चाहो। सना ने नागपुर में अपने बेटे से भी फोन पर बात की थी। उसके बाद बेटा बाय बोलता हुआ स्कूल चला गया था और मेहरुन्निसा भी घरेलू कामकाज में व्यस्त हो गई थी। जैसे ही उन्हें फुर्सत हुई, उन्होंने सना को फोन मिलाना शुरू कर दिया था, किंतु यह क्या, फोन लग ही नहीं रहा था। वह कभी सना पर तो कभी टेलीकॉम कंपनी पर खींच निकाल रही थीं। 2 अगस्त 2023 की पूरी रात तक सना से न मेहरुन्निसा की बात हुई और न ही घर वालों के पास उसकी कोई कॉल आई। उस रोज सुबह की कॉल ही घर वालों के लिए सना की आखिरी कॉल थी। घर के लोगों ने किसी तरह से रात काटी। अगले रोज 3 अगस्त को मेहरुन्निसा अपने बेटे को लेकर नागपुर जिले के मानकापुर थाने गईं। उन्होंने थाने में अपनी बेटी सना खान के लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। मामला एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से जुड़ा था। गुमशुदगी की शिकायत भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की सक्रिय सदस्य की तरफ से की गई थी, लिहाजा पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। SIHC पगारे के साथ 4 सदस्यीय पुलिस टीम बनाई गई। टीम सीधे जबलपुर गई। उसके साथ सना के परिवार वाले भी गए। नागपुर पुलिस सीधे गोरा बाजार पुलिस थाने पहुंची, जहां अमित साहू और सना के विषय में जानकारी मिल सकती थी। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित बिलहरी पहुंची। यहीं के राजुल अपार्टमेंट में उसका पति अमित साहू रहता था।
लेकिन पुलिस को उसके फ्लैट पर ताला लगा मिला। एमपी पुलिस के साथ मिलकर महाराष्ट्र पुलिस की टीम ने अपार्टमेंट में अमित के फ्लैट के आसपास के लोगों से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। जांच टीम को वहां सना के बारे में कोई ठोस जानकारी भले ही नहीं मिल पाई हो, किंतु एक चौंकाने वाली जानकारी जरूर मिली। अपार्टमेंट के कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताया कि 2 अगस्त को साहू ने सना के साथ यहीं पर मारपीट की थी। घर पर तलाशी के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने कलेक्टर से अनुमति मांगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अमित साहू के घर का ताला तोड़ा गया। पुलिस ने तलाशी ली। इस दौरान सना की मां, उसके भाई सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने अमित के घर की एक एक चीज की तलाशी ली, लेकिन कहीं भी कुछ वैसा सबूत नहीं मिले जिनसे पता चल सके कि सना के साथ मारपीट की गई हो। इस बीच दोनों राज्यों की पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए सना और अमित के संबंधों के बारे में कुछ अन्य जानकारियां भी जुटाईं। उनमें एक उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। पुलिस को मिले मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार सना और अमित साहू की शादी 24 अप्रैल 2023 को जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मैरिज अधिकारी शेर सिंह मीणा की उपस्थिति में हुई थी। उनका विवाह 3 लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। उनके बारे में सना खान के भाई मोहसिन खान ने पुलिस को बताया कि दोनों की पहली मुलाकात करीब 2 साल पहले हुई थी। अमित सना से नागपुर में तब मिला था जब वह अपनी एक परिचित का इलाज करवाने के लिए नागपुर गया था। सना ने अपनी पहुंच और राजनीतिक जान पहचान से अमित की मदद की थी। उसके बाद दोनों की बातें फोन पर कॉल, मैसेजिंग और वीडियो कॉल से होने लगी थीं। उसी दौरान उनमें प्यार हो गया। अमित साहू सना की राजनीतिक पहुंच से प्रभावित था। उसे मालूम था कि सना के संपर्क बीजेपी के कई वरिष्ठ राजनेताओं से हैं। वह महाराष्ट्र के कई नेताओं से मोबाइल चैटिंग के जरिए संपर्क बनाए रहती थी। जबलपुर का रहने वाला अमित साहू एक ढाबा चलाता था। शादी के बाद सना जबलपुर और नागपुर दोनों जगहों पर रहने लगी थी। अमित ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई थी, जिसमें सना से आर्थिक सहयोग मांगा था। सना के पिता कारोबारी हैं। उन्होंने अमित को ढाबे में सना की पार्टनरशिप के लिए 50 लाख रुपए दिए थे। कुछ दिनों में ही पैसे और कारोबार को लेकर दोनों में विवाद होने लगा था। उसके बाद से सना अपने पिता का पैसा वापस मांगने लगी थी। उनके बीच विवाद इस कदर बढ़ गया था कि सना अपने बेटे के साथ लगातार नागपुर में ही रहने लगी थी। शादी के दौरान सना ने अपने पति अमित साहू को गिफ्ट में एक सोने की चेन भेंट की थी। अमित उसे पहने रहता था। 1 अगस्त को रात में सना और अमित वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान अमित के गले में सोने का चेन नहीं दिखी थी। इस पर सना ने सवाल किया तो चेन को लेकर उनके बीच बहस होने लगी। उसके तुरंत बाद ही सना नागपुर से जबलपुर के लिए चल दी थी। सना की तलाश में दोनों राज्यों की पुलिस टीम जुटी हुई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। न तो सना खान का पता चल पाया था और न ही अमित साहू का। सना के घर वालों की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। सना को लापता हुए 4 दिन बीत चुके थे। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई थी। पक्ष विपक्ष की राजनीति गर्मा गई थी। लोग इसे हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस बीजेपी के नजरिए से देखने लगे थे। अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र के प्रदेश महामंत्री जुनैद खान ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर दी थी। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस से भी लगातार इस केस की मॉनिटरिंग की जा रही थी। पुलिस जांच टीम पर बड़े पुलिस अधिकारियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ सना का भाई भी अमित पर निशाना साधे हुए था। उसका आरोप था कि उसने सना की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी है और खुद गायब हो चुका है। यहां तक कि सना के भाई ने अपनी बहन की लाश को हिरण नदी में फेंके जाने की आशंका भी जताई। इसके बाद मामले को लेकर नागपुर के मानकापुर थाने की पुलिस ने जबलपुर में डेरा डाल दिया। सना की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस ने 4 दिन जबलपुर में गुजारे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। थक-हार कर नागपुर पुलिस 7 अगस्त 2023 को वापस लौट गई। एमपी पुलिस भी सना और अमित साहू के मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही जांच कर रही थी। इन्हीं जांच के सिलसिले में पुलिस ने अमित साहू के बिलहरी स्थित राजुल अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट की तलाशी ली थी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला था।
उसके बाद 6 अगस्त को पुलिस जबलपुर जिले के ही कटंगी थाना क्षेत्र के बेलखाडू में स्थित अमित साहू के आशीर्वाद ढाबे पर भी गई। पुलिस ने ढाबे में सघन चेकिंग की। वहां पर मौजूद 10 से 12 लोगों से पूछताछ की गई। जिस जगह पर अमित ने ढाबा बना रखा था, उस जमीन के मालिक से भी पूछताछ की गई। उसे अमित उस जगह का 20,000 रुपए प्रतिमाह किराया देता था। ढाबे पर काम करने वाला जितेंद्र नाम का नौकर वहां नहीं मिला। पुलिस को उम्मीद बंधी कि उससे अमित और सना के बारे में सुराग मिल सकता है। उसी दिन महाराष्ट्र पुलिस ने कटंगी थाना पुलिस के साथ मिलकर हिरण नदी और आसपास के जंगलों में भी सना और अमित को तलाश किया। महाराष्ट्र पुलिस 7 अगस्त को कटंगी थाना पुलिस के साथ अमित के मूल निवास झगरा गांव जबलपुर गई। वहां भी ताला लगा था। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चला कि 3 अगस्त को अमित साहू अपनी मां के पास आया था और यह कहते हुए उसे मौसी के घर जाने को कहा कि मौसी की तबीयत खराब है। इसके बाद अमित की मां ने अपने भांजे मनीष को झगरा गांव बुलवाया और फिर बहन के यहां बरगी डैम जबलपुर चली गई। पुलिस अमित के मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश में जुटी रही। मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही 7 तारीख की रात को सागर से जितेंद्र नाम के युवक को पकड़ लिया गया। वह 3 अगस्त से ही लापता था। जितेंद्र ने पुलिस को बताया कि 2 अगस्त को अमित साहू कार से ढाबे पर आया था। उसे कार को साफ करने के लिए कहा था। उसने यह भी बताया कि जब वह कार साफ कर रहा था, उस दौरान कार की डिक्की में खून के निशान मिले थे। इस बारे में जब उसने अमित से पूछा था, तब अमित ने उसे डांट कर शांत कर दिया था। उसके बाद वह डर गया और ढाबे से लापता हो गया था। पुलिस को इस मामले में अमित का हाथ होने की आशंका प्रबल हो गई थी। यह भी आशंका होने लगी थी कि शायद उसने अपनी पत्नी सना खान की हत्या कर दी है। अमित के सागर, सिवनी या नरसिंहपुर के आसपास होने की उम्मीद थी। अमित साहू पर सना की हत्या का आरोप उसके परिजन भी लगा रहे थे। इसे देखते हुए उसका पुलिस रिकॉर्ड पता किया गया। फिर जो जानकारी मिली वह भी कुछ कम चौंकाने वाली नहीं थी। दरअसल जबलपुर में गोरा बाजार थाना अंतर्गत राजुल अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लेकर रहने वाले अमित साहू पर एक हत्या का आरोप था। वह उस केस में जमानत पर था। बताया गया कि अमित आदतन अपराधी है। कटंगी थाना इलाके के झगरा गांव में भी उसका ढाबा है। ढाबे की आड़ में वह अवैध शराब बेचने का काम करता है। जबलपुर के अलावा आसपास के शहरों में भी उसकी शराब की सप्लाई है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क अमित साहू को पकड़े का था। उसके बाद ही सना के जिंदा होने या उसके मारे जाने के बारे में जानकारी मिल सकती थी। मोबाइल लोकेशन के आधार गोरा बाजार की पुलिस उसे ट्रेस करने में जुटी हुई थी। दूसरी तरफ कटंगी पुलिस अमित की कार को तलाश कर रही थी। अमित और सना की अंतिम लोकेशन बेलखाडू के पास मिली थी। उसके बाद से ही दोनों के मोबाइल बंद हो गए थे। आखिरकार मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही 11 अगस्त 2023 को जबलपुर की गोरा बाजार पुलिस को सफलता मिली और अमित अपने एक सहयोगी राजेश के साथ उसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। सख्ती से की गई पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने सना की हत्या 2 अगस्त को ही करके लाश को हिरण नदी में बहा दी थी। उसने कहा कि अपनी बीवी सना खान की लाश उसने अपने ढाबे के पीछे बहने वाली हिरण नदी में पुल के ऊपर से फेंक दी थी। सना की मौत का राज सन्न करने वाला था। उसने बताया कि सना उसकी बीवी होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थी। ढाबे के विस्तार के लिए सना ने उसे 50 लाख रुपए दिए थे। पैसे के हिसाब किताब में गड़बड़ी को लेकर सना से उसकी अक्सर नोक झोंक हो जाती थी। इस सिलसिले में 1 और 2 अगस्त की रात को भी उसकी रुपए पैसों के हिसाब किताब को लेकर लड़ाई हो गई थी। उनकी लड़ाई फोन के वीडियो कॉल पर हो रही थी। इसी बीच सोने की चेन को लेकर बहस होने लगी, जो 27 ग्राम की थी। सोने की चेन सना ने कोर्ट मैरिज के समय अमित को गिफ्ट की थी। पिछले कुछ दिनों से जब भी सना उसे वीडियो कॉल करती तो उसके गले में वह चेन नहीं दिखाई देती थी। इसे लेकर कई बार दोनों के बीच पहले भी बहस हो चुकी थी। सना के बारे में बताते हैं कि उसे सोना पहनने का काफी शौक था। हमेशा उसके गले और हाथों में 4 से 5 लाख के जेवरात रहते थे। 2 अगस्त को जब सना जबलपुर आई थी तब भी वह गोल्ड पहने थी।
सना ने जो सोने की चेन अमित को दी थी वह जुलाई महीने से ही उसके गले में नहीं थी। इस बारे में सना जब कभी पूछती तो अमित बात टाल जाता था। इस पर सना को शक हो गया था कि अमित ने चेन बेच दी है। उनके बीच विवाद काफी बढ़ गया और सना खान 2 अगस्त की सुबह सुबह राजुल टाउन में स्थित अमित के फ्लैट पर आ धमकी। वहां उनके बीच जमकर बहस होने लगी। इसी लड़ाई के दौरान अमित ने डंडे से वार कर दिया। सिर पर चोट लगने से काफी मात्रा में खून बह जाने के कारण उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए कथित तौर पर अपने एक दोस्त और अपने ढाबे के एक कर्मचारी की मदद ली। योजना बनाकर सना की लाश अपने ढाबे के पीछे से बहने वाली हिरण नदी में पुल के ऊपर से फेंक दी। अमित को नदी में पानी की तेज धारा का अंदाजा था। वह जानता था कि लाश बहकर इतनी आगे निकल जाएगी कि शायद ही वो दोबारा किसी को मिले। इत्तेफाक से जब लाश नदी में ठिकाने लगाई गई तब नर्मदा की इस सहायक नदी में काफी पानी भरा था। कारण नर्मदा नदी पर बने बांध के गेट भी खुले थे। हुआ भी ऐसा ही, लाश का पता ही नहीं चल पाया। पुलिस ने अमित साहू को भादंबी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य नष्ट करना और 34 सामान्य इरादा के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अमित साहू के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश में लगी थी ताकि उसे सख्त सजा मिल सके। नागपुर और जबलपुर पुलिस सना खान के शव की तलाश में जुटी हुई थी। 16 अगस्त को पुलिस को घटना स्थल से करीब 300 किलोमीटर दूर सीहोर गांव के पास नर्मदा नदी के किनारे एक महिला का शव मिला। देखने में वह सना खान का ही लग रहा था, लेकिन डीएनए जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी। शव मिलने की खबर सुनकर सना के घर वाले भी सीहोर के लिए अपने घर से निकल गए थे।